गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं करमजीत अपनी कक्षा 10 की विज्ञान को शुरू कर रखा है और उसके जो चौथे लेसन का अपना जो पार्ट 1 है प्रतिजन एंटीजन, इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं और इसका जो आगे का जो भाग है उसको अपने समझते हैं। तो देखो, अपना दूसरा पार्ट शुरू करना था एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, इसको अपने शुरू करना था। तो एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? इसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है और संक्षिप्त में इसे आईजी से लिखते हैं। आईजी एंटीबॉडी को किससे लिखते हैं? आईजी से भी लिखते हैं। तो ये क्या है? प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ग्लोबुलिन प्रोटीन कौन सा है? गामा है। ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है और रक्त और जो अन्य तरल पदार्थों में भी ये पाए जाते हैं। जो एंटीबॉडी है एंटीजन को पहचानने तथा उनको निष्प्रभावी करते हुए एंटीजन से ही क्रिया करते हैं और प्रतिरक्षी का वह भाग जो एंटीजन से क्रिया करता है उसे पैराटोप कहते हैं। जो उससे क्रिया करता है उस भाग को क्या कहते हैं? पैराटोप कहते हैं। एंटीबॉडी के बारे में आपने इतना जानना है कि इसे आईजी से लिखते हैं, एंटीबॉडी भी कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है और प्राणियों के रक्त और अन्य तरल पदार्थों में ये पाए जाते हैं और इनका जो भाग प्रतिजन से क्रिया करता है वे क्या कहलाता है? पैराटोप कहलाता है। क्या कहलाता है? पैराटोप। एंटीबॉडी की संरचना के बारे में अपने जानते हैं। तो एंटीबॉडी की जो संरचना है वो अंग्रेजी के 22 अक्षर के आकार की है और इसमें 4 इकाइयाँ होती है। संरचनात्मक इकाइयाँ कितनी होती है? 4 होती है। 2 बड़ी होती है, 2 छोटी होती है। बड़ी जो संरचनाएं हैं उनको H से रिप्रेजेंट करते हैं कि H है, जो छोटी है और हल्की है उनको लिखते हैं कि ये L है। और दोनों मिलकर H और L, एक H और एक L मिलकर ये एक द्विलक संरचना बनाती है। ये एक द्विलक संरचना बनाती है कि बड़ी बाह्यकार की है। इसमें टोटल 4 होती है संरचनाएं और एक इस प्रकार होती है कि ये बाह्यकार की है ना, ये बाह्यकार की। और टोटल इसमें कितनी होगी? 1 2 3 4, टोटल ये होती है 4। और इन बड़ी को H से लिखते हैं और ये बाहरी होती है। ये दोनों बड़ी है, इनको क्या लिखते हैं? भी H है, H आकार की है और ये बाहरी है। और छोटियों को क्या लिखते हैं? L है और ये हल्की है। छोटी क्या है? H L है और ये हल्की है। और एक बात कि जो H और L है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? द्विलक बनाते हैं। H और L दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? द्विलक बनाते हैं। और एक द्विलक बन गया, फिर दूसरा HL मिला, फिर 2 बन गए। तो ये कितने हो गए? 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। 2 द्विलक मिलकर क्या करते हैं? एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। भी एक H और एक L, ये रहा एक द्विलक, ये बन गया। एक H और एक L, ये रहा एक द्विलक, ये बन गया। तो कितने द्विलक हो गए? 2 द्विलक मिल गए, लेकिन प्रतिरक्षी कितना है? 1। द्विलक 2 मिल गए लेकिन प्रतिरक्षी कितना है? 1। और ये बड़ी और छोटी इकाई कहें, H और L कहें, ये दोनों डाइसल्फाइड जो बंध है उससे जुड़े रहते हैं। इसी तरह ये दोनों भी क्या हैं? डाइसल्फाइड बंध से जुड़े रहते हैं। और इनका नीचे का सिरा COOH से और नीचे का जो भाग है ये जुड़े रहता है COOH ग्रुप से और इनके ऊपर के जो भाग हैं वो जुड़े रहते हैं NH2 से। ऊपर के भाग जुड़े रहते हैं NH2 से, नीचे के भाग जुड़े रहते हैं COOH से। और इनका जो इनको क्या कहते हैं? स्थिर भाग कहते हैं। नीचे के भाग को क्या कहते हैं? स्थिर भाग और ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? अस्थिर भाग। ऊपर के जो सिरे हैं इनको क्या कहते हैं? अस्थिर। और नीचे वाले सिरों को क्या कहते हैं? स्थिर भाग कहते हैं। दोबारा से समझो एंटीबॉडी की संरचना कि कैसे निर्माण होता है। ये बाह्यकार की होती है। आपको देखने में लग रहा है ना, ये बाह्यकार की है। एंटीबॉडी होती है बाह्यकार की। वैसे ही ये 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनती है। तो कितनी इकाइयां है? 4 है। 2 बड़ी होती है, 2 छोटी होती है। बड़ी को H और बारी कहते हैं, छोटियों को L और हल्की कहते हैं। छोटियों को L और हल्की कहते हैं। और एक H, ये H है और एक L, ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक द्विलक। इधर ये H हो गया, ये L हो गया, एक HL, ये मिलकर क्या बनाएंगे? द्विलक। एक द्विलक ये रहा, एक द्विलक ये रहा। ये दोनों मिलकर कितने द्विलक हो गए? 2 द्विलक। 2 द्विलक मिलकर एक एंटीबॉडी की संरचना का निर्माण
करते हैं। नीचे वाले भाग को कहते हैं स्थिर भाग और ऊपर वाले भाग को कहते हैं अस्थिर भाग। और नीचे वाला जो भाग है वो जुड़ा रहता है चारों ये वाले सिरे, चारों नीचे वाले सिरे जुड़े रहते हैं COOH से, और ऊपर वाले चारों सिरे ये जुड़े रहते हैं NH2 से, अलग अलग NH2 से ये जुड़े रहते हैं। और इनके बीच का जो है वो डाइसल्फाइड है, जुड़े इनके बीच का जो बॉन्ड है, चाहे यहाँ पे हो HL का, ये भी डाइसल्फाइड है, यहाँ पे द्विडाइसल्फाइड होता है और यहाँ पे भी डाइसल्फाइड होता है, ये डाइसल्फाइड से जुड़े रहते हैं। और इनके बीच यहाँ पर एक हिंज संधि होती है, हिंज क्षेत्र कहते हैं। इन दोनों H के बारी जो बड़े हैं उनके बीच ये संधि होती है हिंज। ये क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें लचीलापन होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इसी के अनुसार ये क्या करती है, यहाँ से ये बढ़ भी सकता है, पिन की जो आकार है उसको थोड़ा खुला और भी कर सकती है इस प्रकार, नहीं तो ये इनको और छोटा भी कर सकती है। तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, हिंज संधि पाई जाती है। तो ये आपकी होगी एंटीबॉडी की संरचना, आपको समझ में आई होगी एंटीबॉडी की ये संरचना है। इसके बाद देखते हैं जो एंटीबॉडीज, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज की प्रतिरक्षियों के प्रकार कितने हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं, प्रतिरक्षियों के 5 प्रकार होते हैं इनको, जैसे अल्फा, गामा, डेल्टा, म्यू, ई, म्यू, ये इसके क्या है 5 प्रकार हैं। अल्फा, गामा, डेल्टा, ई, म्यू, 5 प्रकार हो गए। तो ये पांचों प्रकारों के अलग अलग कार्य हैं। इनको लिखने का तरीका कि जो अल्फा है इसका क्या, अल्फा ए से शुरू होता है, सभी IG से लिखे जाते हैं, कि पहले तो सभी के IG लिखा जाता है। तो अल्फा ए से शुरू है तो ए को लिख देते हैं IgA। दूसरा गामा G से शुरू है तो इसको IgG। फिर डेल्टा D से शुरू है तो इसको IgD, और इसी प्रकार ये E से शुरू है तो IgE, और म्यू M से शुरू है तो इसको IgM। तो मतलब इनके लिखने का तरीका ये है सभी के, कि IG तो लिखते लिखते हैं, साथ में जो जिससे शुरू हो रहा है उसका पहला जो अक्षर है उसी से लिख देते हैं। मतलब अल्फा को A से, म्यू से, E से, इस प्रकार IG लगना ही लगना है सभी में। और एक बात करें, जो IgA है उसकी जो संरचना है वो द्विलक है, और जो IgM है ये पंचलक है इसकी संरचना, बाकी सभी की संरचना एक लक है। जो IgA है, IgA इसकी संरचना किसी है द्विलक, और जो M वाला है उसकी संरचना है पंचलक। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है इसमें आपको समझने वाली, कि IgA की संरचना द्विलक और IgM की पंचलक, बाकी सभी की संरचना क्या है एक लक है। और जो IgG है ये क्या करता है, अपने जो शरीर की जो प्रमुख संवहनी जो प्रतिरक्षी है, रक्त व अन्य द्रव्य में उपस्थित होता है, ये उसी को क्या करता है, आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाता है। IgG आंवल को पार करके भ्रूण तक पहुंचने का जो कार्य करता है IgG करता है। और IgM है, यह क्या है, प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है, प्रथम एंटीबॉडीज, फर्स्ट एंटीबॉडीज कह सकते हैं, वो कौन सी है, IgM है। और IgA माँ के दूध में पाए जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी, एकमात्र एंटीबॉडी IgA जो माँ के दूध में पाया जाता है। और IgE प्रतिरक्षी ये क्या है, प्राथमिक रूप से जिसको कहे वैसोफिल जब मांस कोशिका पर यह क्रिया करता है, एलर्जी संबंधित क्रियाओं पर यह कार्य करता है, उसमें हिस्सा लेता है IgE से एलर्जी, समझ सकते हो। दोबारा से समझो कि जो एंटीबॉडीज के टाइप हैं कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। इनको लिखने का तरीका IG सभी में लगेगा, कितने हैं, 5 है, तो IG सभी में लगेगा, IG 5 बार IG लिख लिया। अल्फा का क्या आ जाएगा, A, म्यू का M आ जाएगा, डेल्टा का D आ जाएगा, E आ जाएगा, और रह गया गामा, गामा का क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ये आपके 5 प्रकार के प्रतिरक्षी हो गए। इसके बाद सभी के बारे में जानना है अपने को। तो जो IgM है इसकी संरचना कैसी है, पंचलक, और IgA की संरचना द्विलक, बाकी सभी की संरचना एक लक। IgA की संरचना द्विलक, M की संरचना पंचलक, बाकी सभी की संरचना एक लक। दूसरी बात, फिर जो IgE है वो एलर्जी संबंधित क्रियाओं में हिस्सा लेता है। एलर्जी संबंधित जो भी कार्य हैं, जो भी क्रियाएं हैं, उनमें हिस्सा कौन लेता है, IgE, E से एलर्जी। और जो IgG है, IgG ये
क्या है, आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाता है। और IgA माँ के दूध में पाए जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी, और IgM फर्स्ट उत्पादन हुआ जिसका, फर्स्ट जो प्रतिरक्षी है, प्रथम प्रकार का जो एंटीबॉडी है वो कौन है, IgM। IgG भ्रूण को आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंचता है। IgA माँ के दूध में पाया जाता है। और IgE एलर्जी की जो क्रियाओं में हिस्सा लेता है, IgE। एक सारणी बना के इसको आप याद कर सकते हो। इस प्रकार जैसे सारणी बन गई, इसको आगे इसके कार्य भी लिख लोगे। तो ये इसके प्रकार हो गए। IgG क्या करता है, आंवल को पार कर कहाँ पहुँचता है, भ्रूण तक पहुँचता है। IgM क्या करता है, फर्स्ट प्रकार का जो एंटीबॉडीज है वो है। IgA कहाँ पाया जाता है, माँ के दूध में पाया जाता है IgA। और IgE का क्या लिख लोगे, एलर्जी संबंधित जो कार्य है, क्रियाएं हैं, उनमें हिस्सा कौन लेता है, IgE लेता है। डी के संबंधित कुछ भी नहीं है इससे अपनी। उसके बाद संरचना लिखोगे तो IgM की संरचना आगे एक कॉलम और बना लो, जैसे दूसरी साइड बना लेना। M की संरचना कैसी है, पंचलक, और इसकी संरचना द्विलक। बाकी सभी की संरचना क्या है, एक लक है, एक वलय है, एक लक है। इस प्रकार एक सारणी में आप सारा लिख के उसको समझ सकते हो। बस इतना ही मैटर है काम का, आपके एक सारणी बन जाएगी तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। ये था आपका एंटीबॉडीज़ के बारे में, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ और एंटीबॉडीज़ के बारे में आपका कंप्लीट हुआ। अगला अपना टॉपिक है ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, इसके बारे में अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।